Hello guys, welcome to Pitch Study Classroom. About digestion, the first thing that comes into our mind is about nutrition. तो क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x आएगा। डाइजेशन की वो संख्या जिसमें वो सबसे छोटी संख्या जिसके अंदर उन दोनों संख्याओं का भाग धरा हो, जैसे a और b कोई दो संख्याएं दे दी अपनी। This gives rise to low melting point, boiling point of this compound. Boiling point क्या होता है? Low melting point. आपके साथ में तो करें स्टार्ट। चलो 10:45 की गली। देखो 7/25 7/25 7/25। तो ये तो गजब हो गया, ये तो मजा आ गया। क्या बात करने की बात है। तो ऐसे कितना चाहे उसमें जल्दी से नौकरी करना भी मजा आता करके भी अच्छा लगता है। बट ये क्या मुझे तो वो दोस्त चांद पाए तो तोड़ लाऊंगा मैं। तो करें स्टार्ट। So, good evening to all. Again, this is Priyanshi and we were discussing the chapter Diversity in Living Organism. ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी तक हमने ये सारी चीज़ें देख ली थी। ठीक है, now we are starting with the points according to which we can classify an organism. ठीक है, किन किन पॉइंट्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं उनको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए, या तो देखो ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने के लिए हम उसके सेल स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने सेल स्ट्रक्चर को कंपेयर किया तो हमको दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मिले। पहले ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके साथ साथ अदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। ठीक है, और दूसरे टाइप के ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और ना ही अदर सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, तो जो पहले टाइप के ऑर्गेनिज्म है जिनके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उनको हमने क्या बोला, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी उनको हमने क्या बोला, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो आपको पता है जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और अदर सेल मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए वो अपने फंक्शन को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर अपने पास कवरिंग है, ठीक है, तो बाहर से हमको प्रोटेक्शन मिल रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ें बाहर की चीज़ें अंदर नहीं आ सकती, हम अपने काम को फ्रीली कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हर एक सेल ऑर्गेनेल के पास अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल ऑर्गेनेल के पास सेल ऑर्गेनेल मेम्ब्रेन होगी, तो वो सारे अपना अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो इस स्लाइड में रीड करते हैं, अ यूकैरियोटिक सेल हैज़ द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस। ठीक है, ऑर्गेनेल सारे कैसे होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, अलाउ सेलुलर प्रोसेस टू बी कैरिड आउट इफिशिएंटली इन आइसोलेशन। ठीक है, सबसे अलग होकर, आइसोलेट होकर, बिल्कुल बाकी ऑर्गेनेल से अलग होकर वो अपना फंक्शन इफिशिएंटली परफॉर्म कर पाते हैं। देयरफॉर ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लियरली डिमार्केटेड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स वुड नीड टू हैव देयर बायोकेमिकल पाथवे ऑर्गेनाइज्ड इन वेरी डिफरेंट वे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और बाकी सारी मेम्ब्रेन नहीं है, उनको अपना एक अदर बायोकेमिकल पाथवे चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जो उनके बॉडी के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको परफॉर्म करने के लिए उनको अपना अदर पाथवे चूज़ करना पड़ेगा। दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सेल डिज़ाइन। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर सेल ऑर्गेनेल के बाकी मेम्ब्रेन होने से क्या होता है, सेल की डिज़ाइन में अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद न्यूक्लिएटेड सेल वुड हैव द कैपेसिटी टू डिवाइड इन मेकिंग अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो अपने को पता है अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस है, ठीक है, ऐसी सेल जिसके पास न्यूक्लियस है वो आगे चल के डिवाइड कर सकती है।
ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा भी है कि ये अपने पास सेल है, उसके अंदर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर हमको मिलता है डीएनए, ठीक है। और डीएनए एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिवीज़न को अलाउ करता है, ठीक है। डीएनए के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिवीज़न को अलाउ करती हैं, लेकिन डीएनए क्या है, सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर किसी सेल के पास न्यूक्लियस है यानी उसके पास डीएनए होगा, ठीक है, और डीएनए होगा यानी वो आगे डिवीज़न कर पाएगी और एक सेल में से कई सारी सेल बना सकती है। और जब कई सारी सेल बन जाएंगी तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेट अ सेकेंड, ठीक है, तो उसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, यानी ऐसी सेल जिनके पास न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लिएटेड सेल है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखती हैं। लेकिन ऐसी सेल जिनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होगा, वो सेल क्या करेंगी, आगे डिवाइड नहीं कर पाएंगी, ठीक है, और यूनिसेलुलर ही बन के रह जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करने का, कि हम सबसे पहले उनका सेल स्ट्रक्चर कंपेयर करें, ठीक है। तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मिलेंगे, एक तो यूकैरियोटिक और दूसरे प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि डू दिस सेल ऑकर सिंगली और दे ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लिव एज अ इंडिविजुअल ग्रुप, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने सेल स्ट्रक्चर को कर लिया कंपेयर, इसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं कि क्या वो जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है यानी एक सेल से ही उसकी पूरी बॉडी बनी है, या फिर मल्टी सेलुलर है, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब जिनकी बॉडी कई सारी सेल को मिला के बनी है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो सकता है। पहला पॉइंट क्या हो गया कि हमने सेल स्ट्रक्चर को कंपेयर कर लिया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि वो यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, इसको हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, डिवीज़न ऑफ लेबर अपने को देखने को मिलता है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या है कि उन सेल्स में, उन ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल एक साथ कलेक्ट होंगी और ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगी, और ऑर्गन क्या होंगे, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। यानी कि अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग प्रकार की जो भी प्रोसेस है तो उनके लिए अलग अलग प्रकार के अपने पास ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। यानी कि उनके अंदर जो लेबर है यानी उनके अंदर जो काम है उनका बंटवारा हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उनके पास सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है, और उसी सेल के सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो पहला हमने सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट हमने क्या किया, नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म, इसके बेसिस पे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म, एक तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। और मल्टी सेलुलर होने का फ़ायदा क्या है कि इसमें हमको डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डू द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि हम किसके बेसिस पे डिवाइड करें कि ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है या फिर फोटोट्रॉपिक है, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन देयर बॉडी, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कौन कर पाता है, प्लांट्स, ठीक है, यानी ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं यानी जो ऑटोट्रॉपिक है, उनके अंदर डिवीज़न ऑफ लेबर कैसा है, इसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को। डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि किसी काम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या तो टिश्यू लेवल का हो सकता है, ठीक है, या तो सेलुलर लेवल का हो सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कैसा ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गन लेवल का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, ठीक है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी के। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, ऑफ द एनिमल, हाउ डज द इंडिविजुअल बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट,
एंड व्हाट आर दी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फाउंड इन डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, इसके बाद उस ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, जो हमने ग्रुप बनाए, ठीक है, जो हम डिवाइड कर रहे हैं, उसमें हम उन ऑर्गेनिज्म के स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पे भी उनको दूसरे से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 5th पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये सारे 5 पॉइंट हुए जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या अपने पास, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो देखो जो हमने पहले के टाइम में, ठीक है, यानी कि आज से 1000 साल पहले, ठीक है, जो क्लासिफिकेशन उस टाइम के लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया वो सिंपल क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम में हमको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में नहीं पता था, तो उस टाइम का क्लासिफिकेशन कैसा था, सिंपल क्लासिफिकेशन था। ठीक है, और इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में जाना और हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या और स्पेसिफिक बनता गया। ठीक है, तो ये चीज़ है। देखो ये वाला पॉइंट कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, दिस इज जस्ट फॉर रीडिंग। ठीक है, तो देखो दिस मीन दैट क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फ्रॉम विल बी क्लोजली रिलेटेड टू द इवोल्यूशन। ठीक है, अब व्हाट इज इवोल्यूशन, इस शब्द को समझो। ठीक है, व्हाट इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि क्या हो, स्पेसिफिक फंक्शन का क्या होना है, डेवलप होना। ठीक है, जैसे कि हम अगर खुद का देखें तो खुद पहले हमको सुनने में हमको पता है कि पहले हम क्या चिंपैंजी थे, उसके बाद हम मंकी हुए, फिर अब ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, यानी कि हमारी जनरेशन ने क्या किया, इवॉल्व किया। ठीक है, पहले कम स्पेसिफिक थी, अब और ज़्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, यानी कि किसी के फंक्शन में मॉडिफिकेशन होना। ठीक है, फंक्शन स्ट्रक्चर में जो मॉडिफिकेशन होता है टाइम के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। देखो मोस्ट लाइफ फॉर्म दैट वी सी टुडे हैव अराइज बाय दी, एक सेकेंड, by the accumulation of change in the body design that allow the organism possessing them to survive better। ठीक है, आज जिन ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, उनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इवॉल्व किया है। ठीक है, आज उनके बारे में जो इतनी सारी चीज़ें, उनके स्पेसिफिक फंक्शन, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये सारा रिजल्ट किसका है, इवोल्यूशन का, कि वो पहले कुछ और थे, अब फिर मॉडिफाई होते होते, ठीक है, और अच्छे बनते बनते आज एक नया रूप लिए हैं। ठीक है, और ये नया रूप जो उन्होंने आज लिया है ये उनको उनके इन्वायरमेंट में रहने के लिए क्या अलाउ करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है। इसके बाद चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने सबसे पहले इवोल्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है, डेफिनेशन दी थी, बताया था व्हाट इज़ इवोल्यूशन, और कब बताया था, 1859। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये जो ईयर्स होते कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है। और उसके बारे में अच्छा उन्होंने बताया था, लेकिन उन्होंने किसी एक को बताया होगा, लेकिन आज तो हम भी जान रहे हैं, यानी उन्होंने अपने कुछ लिख के छोड़ा होगा। ठीक है, तो उन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, इसमें उन्होंने अपनी पूरी थ्योरी को रखा था। ठीक है, when we connect the idea of evolution to the classification, we find some group of the organism which have ancient body design that have not changed very much। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देखो जब हम ग्रुप्स के बारे में आज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जब तुम पुराने ग्रुप्स के बारे में पढ़ोगे तो तुम जब कंपेयर करोगे पुराने और नए ग्रुप में तो तुमको समझ में आएगा कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, वो पहले बहुत मतलब कम लेवल के थे, आज बहुत हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, आज उनके बारे में हम हर चीज़ जानते हैं, उनके बहुत सारी स्पेसिफिक फंक्शन जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बारे में हम पहले भी उतना ही जानते थे जितना आज जानते हैं। ठीक है, तो इस टाइप में क्या होगा, 2 टाइप के और ग्रुप्स हमको पता चल गए। कैसे ग्रुप्स, एक तो ऐसे ग्रुप जो कि बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुए और एक ऐसे ग्रुप जो बहुत कम इवॉल्व हुए। ठीक है, तो इस जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो आई एम नॉट स्ट्रेसिंग हियर, सो मूविंग फॉरवर्ड्स। तो अब हमको देखो क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन हायरार्की। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनली हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि किसने कैसे क्लासीफाई किया, क्या क्या बेसिस लिए। ठीक है, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि उन्होंने क्लासीफाई करके आखिरकार हमको दिया क्या। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लासीफाई करने में देखो सबसे पहला किंगडम,
ठीक है। फिर उससे और छोटे लेवल पे जाएंगे तो फाइलम आता है, ठीक है। फाइलम बोल लो या फिर डिवीज़न, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले समझो कि किंगडम क्या है। मान लो ये इतनी बड़ी सिटी है, ठीक है। सिटी को हमने पूरा क्या बोल दिया, दिस इज़ किंगडम, ठीक है। सिटी के अंदर क्या होंगे, अलग अलग एरिया होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एरिया होते हैं। तो सिटी के अंदर जो बहुत सारे एरिया हैं उनको हमने क्या बोल दिया, फाइलम, ठीक है। अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो फाइलम बोलेंगे, अगर प्लांट की बात करेंगे तो डिवीज़न बोलेंगे, ठीक है। हालांकि ये सिटी और ये एरियाज़ अपने एनिमल में भी नहीं होते, लेकिन और प्लांट में भी नहीं होते, लेकिन हम अभी एग्जांपल के लिए पढ़ रहे हैं कि समझो कि एक सिटी है, उसको हमने किंगडम बोल दिया, ठीक है। अब उसके अंदर छोटे छोटे एरियाज़ होंगे जिनको हमने फाइलम बोल दिया, ठीक है। अब एरिया के अंदर क्या होगा, एरिया कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। इसके बाद एरिया में क्या होते हैं, घर होते हैं, ठीक है। तो अब ये जो घर है, ठीक है, घर क्या हो जाएंगे, क्लासेस हो जाएंगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि एक हमने सिटी लिया, सिटी को हम क्या मान रहे हैं, किंगडम, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज़ हो सकते हैं जिनको हमने फाइलम या फिर डिवीज़न बोल सकते हैं, ठीक है। अब इन एरिया में क्या है, घर है, ठीक है। उन एक घर को हमने बोला क्लास, ठीक है। ये दिस इज़ द वे हाउ टू डिस्कस द क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हायरार्की को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लास हो गई, एक घर को हमने क्लास बोल दिया। अब घर में भी कुछ मेंबर होंगे, ठीक है। जो घर के मेंबर्स हैं उनको हम क्या बोल देंगे, ऑर्डर। एक एक मेंबर को हम बोल देंगे ऑर्डर, ठीक है। अब एक एक मेंबर को हमने ऑर्डर बोल दिया। अब उस मेंबर के भी नीचे जो लोग, अब देखो मेंबर के नीचे क्या एग्जांपल ले सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसीलिए आई एम स्विचिंग हियर। तो ये जो मेंबर है, मेंबर के नीचे भी और जो छोटे लेवल पे क्लासिफिकेशन होगा उसको हम फैमिली, ठीक है। और जो छोटे लेवल पे होगा उसको जीनस, और उससे भी सबसे छोटे लेवल का क्लासिफिकेशन हम स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा आपको समझ में आया ना कि कैसे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये टॉपिक ही समझना इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफिकेशन समझ में आता है, ठीक है, कि हम बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्लासीफाई करना चाहते हैं, यानी उनको ग्रुप्स में बांटना चाहते हैं इन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस प्रेजेंट बिटवीन देम, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन। हायरार्की का मतलब क्या होता है, हायरार्की का मतलब एक ऑर्डर में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझो कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर हम उनको हाइट वाइज खड़े कर देंगे तो दिस इज दी हायरार्की, ठीक है, कि सबसे छोटा लेवल क्या है, फिर उससे बड़ा लेवल क्या है, ठीक है। तो ये हायरार्की कहलाती है। अब देखो ये जो सबसे छोटा लेवल है इसका नाम हमने दिया स्पीशीज, उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल, ठीक है, उसका नाम हमने दिया जीनस, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक सिटी है, ठीक है, उसके अंदर छोटे छोटे एरिया है, एरिया का नाम फाइलम है, सिटी का नाम किंगडम है। यानी कि हम बोल सकते हैं किंगडम के अंदर छोटे छोटे एरिया आ रहे हैं, ठीक है, किंगडम के अंदर छोटे छोटे फाइलम आ रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। और अब इन एरिया के अंदर छोटे छोटे घर हैं, ठीक है, इन घर को हमने बोला क्लासेस। तो यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि जो अपने एरिया है यानी जो फाइलम है, फाइलम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्लासेस हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली में ये भी बोल सकते हैं कि किंगडम के अंदर अपने को क्लासेस देखने को मिलती हैं, ठीक है। रिलेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। सबसे ऊपर में हमने सिटी देखा, एक सिटी है, सिटी को हमने बोला किंगडम। उसके बाद छोटे छोटे एरिया है उस सिटी के अंदर जिसको हमने बोला फाइलम इन द केस ऑफ एनिमल एंड डिवीजन इन द केस ऑफ प्लांट, ठीक है। उसके बाद उसमें छोटे छोटे घर जो है उनको हमने बोल दिया क्लासेस, उससे छोटे लेवल का हमने बोला ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ठीक है। अब ये इतनी चीज़ समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम एक चीज़ पे स्ट्रेस करते हैं, दैट इज़ किंगडम, ठीक है। तो अपने एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किंगडम को 5 लेवल पे डिवाइड किया था, ठीक है, 5 प्रकार, मतलब ऐसे समझो कि उन्होंने 5 सिटी बना दी थी, ठीक है। एक सिटी नंबर 1, सिटी नंबर 2, 3, 4 एंड दिस इज़ 5, ठीक है। तो 5 सिटी बनाई हुई थी। अब इन सिटी का नेम क्या है, अच्छा पहले वो साइंटिस्ट का नेम क्या है, वो साइंटिस्ट का नेम है विटेकर, ठीक है। विटेकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किंगडम को 5 लेवल पर डिवाइड किया था। सबसे पहला है मोनेरा, ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया, ठीक है। ये 5 है। जैसे जैसे चैप्टर को आगे पढ़ते जाओगे तो ये सारे नाम याद भी होते जाएंगे, ठीक है, अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है विटेकर, उन्होंने किंगडम को 5 भाग में डिवाइड किया था, ठीक है, 5 में डिवाइड किया था। तो सबसे पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया।
अब उन्होंने इसको डिवाइड किस पे किया था, ठीक है, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द पॉइंट्स, ठीक है, टू बी क्लासिफाइड इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किन किन पॉइंट्स के हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब इन्होंने जो विटेकर साहब थे उन्होंने क्या क्या पॉइंट लिए थे, ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने लिया था सेल स्ट्रक्चर। उन्होंने ऑर्गेनिज्म के सेल स्ट्रक्चर को कंपेयर किया और इस बेसिस पे 5 ग्रुप बना दिए, ठीक। उसके बाद सेकेंड पॉइंट उन्होंने लिया था मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, वो किस मोड से ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि सड़ा गला खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो सड़ा गला खाना खा रहे हैं जिनको सेप्रोट्रोफिक हम बोलते हैं, या फिर कैसा खाना खा रहे हैं, ठीक है, कच्चा खाना खा रहे हैं, पका खाना खा रहे हैं, इस हिसाब से उन्होंने क्या किया, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे 5 भागों में डिवाइड किया। एंड थर्ड पॉइंट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, इस बेसिस पे विटेकर साहब ने किंगडम को 5 भागों में डिवाइड किया। और वो 5 भाग क्या थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले अपन क्या किंगडम के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है, तो किंगडम में अपने 5 हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया। तो एक एक करके ये सारे हम क्या पढ़ेंगे, सारे किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है अपने पास, मोनेरा। तो ये देखो मोनेरा के बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें एक एक पॉइंट आपको नोट भी करना है। तो देखो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मोनेरा, दीज ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल्स, ठीक है, एक तो इनके पास क्या होता है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यानी समझ सकते हैं कि इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, इनका जो न्यूक्लियस है वो खुला हुआ होता है। और ऐसे खुले न्यूक्लियस को, जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है, न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है। तो मोनेरन्स के पास क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन भी नहीं होती, पहला पॉइंट, ठीक है। नॉर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइन, ठीक है। तो पहली बात है इनका जो न्यूक्लियस है, या फिर बोल सकते हैं कि पहली बात जो है बोल सकते हैं ये क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे, ठीक है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि इनके पास ये यूनिसेलुलर थे, ठीक है, इनके पास मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं था, ये यूनिसेलुलर थे, 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या है, ऑन दी अदर हैंड दे शो डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन मैनी अदर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखाई। अब किस किस लेवल पे डाइवर्सिटी दिखाई और किन चीज़ों के बेसिस पे उन्होंने दिखाई उसको पढ़ते हैं। सम ऑफ देम हैव द सेल वॉल वाइल सम डू नॉट, ठीक है, तो कुछ इनमें से थे जिनके पास सेल वॉल थी, कुछ थे उनके पास सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। ये बात तो पक्की है कि इनके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं थी, लेकिन इनके पास सेल वॉल कुछ के पास थी, कुछ के पास नहीं थी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए कि 3 पॉइंट क्या हो गए, फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला कि उनके पास ये तो प्रोकैरियोटिक थे, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन की बात ही नहीं है, इनके पास नहीं थी। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये यूनिसेलुलर थे, ठीक है। तीसरा पॉइंट इनके पास क्या है, कुछ के पास सेल वॉल थी, कुछ के पास सेल वॉल नहीं थी, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। इसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। आगे क्या बोला है, सम ऑफ देम हैव द सेल वॉल वाइल सम डू नॉट हैव, ठीक है। इसके बाद Of course, having or not having the cell wall has very different effect on the body design. Here from having or not having the cell wall in multicellular organism, ठीक है। और आपको पहले वाले जब हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, शायद यही चैप्टर का नाम था, जो भी नाम था, ठीक है। तो उस वाले चैप्टर में अपन ने बेसिकली सेल के बारे में पूरा पढ़ा था, ठीक है। वहाँ पे हमने सारे सेल के एक पार्ट पढ़े थे। तो सेल के पार्ट में हमने सेल वॉल पढ़ा था, ठीक है। तो सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेल वॉल के होने या ना होने से एक अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। जिनके पास सेल वॉल होगी उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, वो अपना फंक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी वो अपना फंक्शन कम अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होती है सेल वॉल के होने या ना होने से, ठीक है। तो ये बात है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन दिस ग्रुप कैन बी आइदर बाय सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ठीक है, जिनको हम ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं, और गेटिंग इट
गेटिंग इट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जिसको हम हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, जिसको हमने किंगडम बोला है। किंगडम का नाम क्या है? मोनेरा। तो इसमें जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो जो अपना खाना खुद बना लेते हैं उनको हम ऑटोट्रॉपिक बोल रहे हैं, और जो अपना खाना नहीं बना पाते हैं उनको हेट्रोट्रॉपिक बोल रहे हैं। ठीक है, अब जो नहीं बनाते, ऐसा नहीं होगा कि वो भूखे मर जाएंगे, वो अपने खाने के लिए कहीं और से जुगाड़ करेंगे, है ना। तो अपने खाने के लिए हर ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करता है। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म खुद तो बना नहीं सकते, लेकिन अपना खाना कहाँ से प्राप्त करेंगे? जो दूसरे लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म से गेन करते हैं। ठीक है, उनसे उनको मिलता है। इतनी बात क्लियर हो गई। दिस ग्रुप इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहला मोनेरा टॉपिक डालोगे। ठीक है, ऊपर में हेडिंग डालोगे किंगडम। किंगडम नंबर 1 उसका नाम है मोनेरा। अब मोनेरा के सारे कैरेक्टरिस्टिक बता दिए हैं। ठीक है, अच्छा कोई कैरेक्टरिस्टिक छूट तो नहीं गया? नहीं। तो देखो कोई छूट गया हो तो पढ़ना, और अगर डाउट होगा तो पूछ लेना, है ना। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक था कि ये तो पहले प्रोकैरियोटिक होते हैं। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक था यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म के पास सेल वॉल होती है, कुछ के पास नहीं होती है। ठीक है, सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद हमको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे इतना लिखते नहीं बैठेंगे, अपने दिमाग में रखना ये बात कि सेल वॉल के होने से क्या होता है? प्रोटेक्शन मिलता है, और जो सेल है वो इफ़िशिएंटली वर्क कर पाती है, और सेल वॉल ना होने से जो सेल है वो इफ़िशिएंटली वर्क नहीं करती। ठीक है, प्रोटेक्शन नहीं मिलता। 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि इनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं। जो खुद बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। जो नहीं बनाते उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बाद व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनेरंस। ठीक है, तो एग्जांपल बिल्कुल अच्छे से रट लेने हैं। ठीक है, नाम है यार, एक दूसरे का नाम भी हम रटते हैं तो इसमें भी रटना ही होगा। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है? बैक्टीरिया, इससे तो आप बहुत फैमिलियर हो। ठीक है, डेली आप नाम सुनते रहते हो। ठीक है, बैक्टीरिया का। दूसरी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, फिर माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब इनके एक एक के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। यहाँ पे हम कुछ भी इनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि मोनेरंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, तीसरा में साइनोबैक्टीरिया, और चौथे में माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। अब देखो यहाँ पे डायग्राम भी दिया है। ठीक है, डायग्राम को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम में क्या है? ये बैक्टीरिया आपको दिख रहा है, और ये क्या है? एनाबेना। ठीक है, ये मोनेरंस के एग्जाम्पल हो गए। तो ये 4 एग्जाम्पल तो यहाँ पे लिखे ही हैं, 5वां आपको एनाबेना ऐड कर लेना है। ठीक है, तो वी आर डन विद द मोनेरा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड्स, नेक्स्ट किंगडम क्या है? किंगडम नंबर 2, उसका नाम है प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट किंगडम है जिसका नाम प्रोटिस्टा है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेट। दिस ग्रुप इंक्लूड मैनी काइंड ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखो जब आपको नेक्स्ट वाले में किंगडम क्या डालना है? प्रोटिस्टा। उसकी कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? उसमें हमने देखा था पहले वाले मोनेरंस में कि वो प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, जो प्रोटिस्टा होते हैं वो कैसे? यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक होने का मतलब इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और सेल ऑर्गेनल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, यानी ये अपना वर्क इफिशिएंटली कर सकते हैं। ठीक है, इनके पास प्रोटेक्शन है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है? दूसरा पॉइंट यही है कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, पहले वाले किंगडम की तरह ही मोनेरंस भी यूनिसेलुलर थे और प्रोटिस्टा भी यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया। इसके आगे अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म यूज अपेंडेजेस सच एज हेयर लाइक सीलिया और वाइप लाइक फ्लैजेला फॉर मूविंग अराउंड। ठीक है, अब क्या होता है? प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा एक बहुत बड़ा किंगडम है, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, कुछ के पास क्या होता है? अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, अपेंडेजेस मतलब निकली हुई चीज़ें। ठीक है, उस बॉडी से निकली हुई चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? अपेंडेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो अपेंडेजेस के रूप में क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, बालों के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीलिया। ठीक है, सीलिया बोलते हैं, या फिर वाइप लाइक फ्लैजिला होते हैं फॉर मूविंग अराउंड। तो देखो जैसे कि ये कोई प्रोटिस्टा है,
इसकी बॉडी में से अपेंडेजेस निकलेंगे, ठीक है। अब ये हेयर लाइक जो अपेंडेजेस होते हैं उनका नाम हम क्या बोलते हैं, उनका नाम हम बोलते हैं सीलिया, ठीक है, उनको हम बोलते हैं सीलिया। और अगर फ्लैजिला के जैसे, फ्लैजिला क्या होता है, सीलिया छोटे छोटे होते हैं और फ्लैजिला थोड़ा बड़ा सा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ा सा ऐसे हो जाएगा और एक ठो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। तो अगर फ्लैजिला निकले हैं, ठीक है, या वाइपिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, तो प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास मूविंग के लिए, अब ये जो सीलिया है, ठीक है, और दूसरा क्या है फ्लैजिला, इनका फंक्शन क्या होता है, ये घूमने भागने में, ठीक है, यहाँ वहाँ जाने में, मूव करने में इस ऑर्गेनिज्म को हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सीलिया या फिर फ्लैजिला होता है जो कि उनको मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। नाउ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैन बी ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक, ठीक है। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना लेते हैं यानी वो ऑटोट्रॉपिक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाते यानी वो हेटरोट्रॉपिक है। अब ये जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म खुद का खाना तो बना नहीं पाते, तो किससे चुराएंगे, ऑटोट्रॉपिक से, ठीक है, जो बना पाते हैं। इनके पास तो खूब सारा खाना है, तो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो ये हो गया इसका चौथा पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में यही एग्जाम्पल है, व्हाट आर द एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल आर यूनिसेलुलर एल्गी है, डायटम्स एंड प्रोटोजोअन्स, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके साथ साथ पैरामीशियम एंड अमीबा, ये 2 एग्जाम्पल और यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम एंड अमीबा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने प्रोटिस्टा के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो आपको कॉपी में टॉपिक डालना है प्रोटिस्टा, उसके बारे में लिखना स्टार्ट करना है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पहले तो ये यूकैरियोटिक है, ठीक है, यानी इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है कि ये यूनिसेलुलर है, ठीक है। थर्ड क्या है कि इनके पास क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको सीलिया बोलते हैं या फिर वाइप लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम फ्लैजिला बोलते हैं प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनकी बॉडी में होता है ताकि ये यहाँ वहाँ घूम सके, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। चौथा पॉइंट क्या है कि इसके जो ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं या तो हेटरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, खुद का खाना बना भी सकते हैं और नहीं भी बना सकते, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद 5वां पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, ठीक है। तो 5वें पॉइंट में आपको एग्जाम्पल लिख लेना है। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, ये देखो 5वां पॉइंट है, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या क्या है, सबसे पहला एल्गी है, ठीक है, फिर डायटम्स है, ठीक है। अब ये डायटम्स क्या होते हैं, एल्गी तो नाम सुना है, डायटम्स क्या होते हैं, इनके बारे में ज़्यादा नहीं मतलब आपको सोचना है, ठीक है। छोटी क्लास में सिर्फ आपको नाम पता करना है, बड़ी क्लास में आओगे तो डायटम्स के बारे में और जानने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही, ठीक है, क्यों फालतू का बर्डन ले रहे हो, है ना। और जिसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, वो गूगल में खूब सर्च करके पढ़ेगा, है ना। तो फर्स्ट तो एल्गी है, सेकेंड में डायटम्स है और थर्ड में प्रोटोजोअन्स, ठीक है। ये तो तुम्हारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। उसके बाद डायग्राम को पढ़ना, एक सेकेंड, डायग्राम्स को पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि डायग्राम्स में भी अपने को कुछ ना कुछ एग्जाम्पल और देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम भी इसी का एग्जाम्पल है, अमीबा भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये 5 अपने क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गया प्रोटिस्टा के, ठीक है। तो आज हमने पूरा क्या पढ़ लिया, आज हमने स्टार्ट कर दिया किंगडम, ठीक है। अब जो आगे आने वाले लेक्चर वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि अब हम एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक क्या पढ़ रहे थे समझ नहीं आता कि क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जब हम किंगडम के एक एक के बारे में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। और जो पुरानी चीज़ें डाउट के रूप में रह गई थी वो अब क्लियर होने लगेंगी और ज़्यादा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ क्लास। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू गो एंड रीड आउट योर बुक्स, अपने बुक्स को पढ़ना है, जो भी डाउट है आपको आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, अपने ग्रुप्स में। सो थैंक यू।